कि प्रदर्शनों को और भड़काने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो आश्वासन दिए वे हवा हो गए कि क्या ईरान में लोग इस्लाम के विरुद्ध हो गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में ईरान में रह रहकर जनता विभिन्न मुद्दों पर सड़कों पर आती रही है। 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अहमदनिजाद के चुनाव को लेकर, 2019 में पेट्रोल की कीमतों में 50% तक के अचानक उछाल और तेल की रेशनिंग के कारण बवाल हुए। 2021 में पानी की कमी मुद्दा बना, नारियों की स्वतंत्रता और शरिया आधारित सरकार की मोरल पुलिस द्वारा उनका दमन। इस समय भारत की ओर से अगले 10 वर्षों में लगभग 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की बात है। हालांकि समस्याएं हैं कि ईरान में अभी भी प्राचीन संस्कृति की स्मृति बनी हुई है। नमस्ते। 28 दिसंबर 2025 से ईरान में वर्तमान सरकार के विरुद्ध खराब आर्थिक स्थिति को लेकर आरंभ हुए प्रदर्शन अब लगभग शांत हो चुके हैं। यह कहा जा रहा है कि वहां की सरकार ने दमन का मार्ग अपनाया और 3000 से अधिक लोगों की मृत्यु की बात कही जा रही है। दूसरी ओर कुछ रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं कि प्रदर्शनों को और भड़काने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो आश्वासन दिए वे हवा हो गए, जिसके कारण वहां के प्रदर्शनकारियों में एक निराशा भर गई। उधर ईरान की सत्ता अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने अमेरिकी षड्यंत्र को विफल कर दिया। जियोपॉलिटिक्स के जानकार कयास पर कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे क्या होगा, किंतु स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। साथ ही लगभग 200 मस्जिदों में हुई आगजनी और तोड़फोड़ को भी लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या ईरान में लोग इस्लाम के विरुद्ध हो गए हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आइए थोड़ी पड़ताल करते हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जो भी सूचनाएं आ रही हैं उन्हें हम अंतिम सत्य नहीं मान सकते। ईरान ने आधिकारिक तौर पर इंटरनेट पर और समाचारों के प्रेषण पर रोक लगा रखी है। समाचार माध्यमों और सोशल मीडिया पर आने वाली सूचनाएं अधिकतर पश्चिम से आ रही हैं और चूंकि पश्चिम इस पूरे घटनाक्रम में एक स्टेक होल्डर है, इसलिए उन्हें पूरी तरह सत्यापित नहीं माना जा सकता। 21वीं सदी में और विशेषकर पिछले कुछ वर्षों में ईरान में रह रहकर जनता विभिन्न मुद्दों पर सड़कों पर आती रही है। 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अहमदनिजाद के चुनाव को लेकर प्रदर्शन आरंभ हुए। सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया और प्रदर्शनकारियों को अमेरिका द्वारा प्रायोजित बताया, जो एक प्रकार से आधुनिक इतिहास में खाड़ी देशों यानी कि गल्फ रीजन का एक टेम्पलेट बन चुका है। 2009 में यहां तक आरोप लगे कि सरकार जेलों में बंद प्रदर्शनकारियों का बलात्कार करने के लिए अपराधियों को कॉन्डम बांट रही है। 2019 में पेट्रोल की कीमतों में 50% तक के अचानक उछाल और तेल की रेशनिंग के कारण बवाल हुए। 2021 में पानी की कमी मुद्दा बना। दोनों ही बार फिर वही टेम्पलेट दिखा। 2022 में एक ऐसे विषय पर प्रदर्शन आरंभ हुए जो ईरान के लगभग 5 दशकों के इतिहास का निरंतर हिस्सा रहा है। नारियों की स्वतंत्रता और शरिया आधारित सरकार की मोरल पुलिस द्वारा उनका दमन। सितंबर 16, 2022 को ईरान की महसा अमीनी की चिकित्सालय में मृत्यु हो गई। उन्हें हिजाब सही ढंग से नहीं पहनने के कारण हिरासत में लिया गया था। वहां की मोरल पुलिस ने, जिसे बसीज कहते हैं, ने कथित तौर पर उनकी पिटाई की और जिसके कारण उनकी चिकित्सा के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके बाद प्रदर्शन भड़के। अब थोड़ा ईरान की वस्तुस्थिति पर नजर डालते हैं। ईरान में वर्तमान शरिया आधारित सरकार 1979 के इस्लामिक आंदोलन के बाद से सत्ता पर काबिज है। इनके सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई। शरिया के तहत स्त्रियों को हमेशा दमन का सामना करना पड़ता है। ना तो वे सार्वजनिक स्थानों पर बिना हिजाब के जा सकती हैं, ना ही वे किसी ऐसे पुरुष के साथ देखी जा सकती हैं जो उनके भाई, पति या पिता ना हो। वे उच्च पदों पर आसीन नहीं हो सकती, जैसे कोई भी स्त्री राष्ट्रपति पद के लिए नामित भी नहीं हो सकती। सर्वोच्च नेता की तो बात ही क्या कर दी। बसीज के हाथों कई बार उन्हें अपमानित होना पड़ता है। इसी के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पिछले वर्ष एक महिला सार्वजनिक स्थल पर अंतः वस्त्रों में ही आकर खड़ी हो गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वस्तुतः 1979 के आंदोलन का स्त्रियों ने उस समय स्वागत किया था, किंतु उन्हें यह अंदेशा नहीं था कि उनके ऊपर किस प्रकार के अत्याचार होंगे। फिर भी इराक से युद्ध में उलझने के बाद ईरान की शरिया आधारित सरकार को मजबूरन स्त्रियों को सार्वजनिक स्थानों पर कार्य करने की अनुमति देनी पड़ी, क्योंकि पुरुषों को युद्ध में जाना पड़ता था। स्त्रियों ने भी अपने अस्तित्व की लड़ाई को नहीं छोड़ा।
हालांकि जब भी शरिया आधारित सरकार किसी संकट में होती है, तब वह सच्चे इस्लाम को लागू करने के नाम पर स्त्रियों की प्रताड़ना करती रहती है। 1979 के इस्लामी आंदोलन के बाद ईरान अपने पड़ोसी इराक के साथ 10 वर्ष तक युद्धरत रहा। उसके बाद उसने आर्थिक रूप से प्रगति करने का प्रयास किया। दूसरी ओर ईरान ने धीरे धीरे एक महत्वाकांक्षी स्थानीय शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करने का प्रयास किया। इसके तहत उसने अमेरिका से शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के लिए मिली सहायता का कथित तौर पर दुरुपयोग करते हुए रूस, चीन और पाकिस्तान से चोरी छुपे सहायता लेकर परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गया। साथ ही उसने हिजबुल्लाह और हूथी आतंकवादी गुटों को समर्थन दिया और बढ़ावा दिया। उधर इजराइल की अपनी चिंताएं रही हैं, जिसने अमेरिका द्वारा ईरान को दिए जा रहे परमाणु कार्यक्रम सहायता पर 2018 में रोक लगाने में अहम भूमिका निभाई। कहा जाता है कि 1979 के पहले इजराइल और ईरान में अच्छी बनती थी, किंतु उसके बाद इजराइल स्पष्ट रूप से कहता है कि ईरान उसके लिए अस्तित्व का खतरा है, क्योंकि इस्लामिक विचारधारा यहूदियों को समाप्त कर देने की है। दूसरी ओर ईरान के समर्थक रूस और चीन हैं। दोनों ने कुछ सधे हुए बयान जारी किए हैं, किंतु उससे आगे करते हुए कुछ नहीं दिख रहे हैं फिलहाल। हालांकि चीन ने अरब के कुछ देशों और पाकिस्तान में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत काफ़ी कुछ निवेश किया है, किंतु ईरान में यह निवेश काफ़ी कम है। दूसरी ओर रूस को यूक्रेन और वेनेजुएला में जारी घटनाक्रम से उपजी स्थितियों को ध्यान में रखना होगा। अतः ये दोनों ईरान का कितना सहयोग करेंगे, यह भविष्य के गर्भ में है। भारत की बात करें तो हमारा द्विपक्षीय संबंध उतार चढ़ाव भरा रहा है, किंतु कभी स्थिति हॉस्टाइल नहीं हुई है। यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के समय भी हमारा संपर्क ईरान के लोगों से था। ईरान में 1979 से पहले शाह की सरकार थी जो अमेरिका से नज़दीक थी। नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट अपनाया, अतः दोनों एक दूसरे से दूर रहे। फिर शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर समाप्त होने के बाद दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ीं। हालांकि इस्लामी आंदोलन के बाद रिश्ते ठंडे ही रहे। फिर भी पिछले एक दशक में चाबहार पोर्ट में भारत ने निवेश किया है। चाबहार पोर्ट की पेशकश ईरान ने 2003 में किया था, किंतु कार्य 2014 में आरंभ हुआ। इस समय भारत की ओर से अगले 10 वर्षों में लगभग 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की बात है। हालांकि समस्याएं हैं, क्योंकि ईरान FATF में ब्लैकलिस्टेड है, साथ ही कई और प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध भी झेल रहा है। वापस ईरान के प्रदर्शनों पर आते हैं। ईरान में इस समय मुख्यतया 3 धड़े हैं: शरिया आधारित सरकार और उसकी दमनात्मक नीति, ईरान में फिर से सत्ता में वापसी का प्रयास कर रहे रेजा शाह पहलावी, और ईरान में प्रदर्शन करते नेतृत्व विहीन आम जनता। ऐसे में यह अरब स्प्रिंग की यादें ताज़ा कर देता है। 2010 में छोटे से देश ट्यूनीशिया से आरंभ हुआ अरब स्प्रिंग मिस्र, सीरिया, लेबनान जैसे कई देशों में लंबे समय से चली आ रही सरकारों के विरुद्ध प्रदर्शन के रूप में परिवर्तित हो गया। इस पूरी प्रक्रिया को कलर रिवॉल्यूशन के रूप में भी देखा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि यह सब अमेरिका के डीप स्टेट, CIA आदि की करामात है। इसके तहत किसी भी देश की जनता को वहां के स्थानीय मुद्दे के आधार पर भड़काया जाता है। सोशल मीडिया आदि का उपयोग करके इसे मूर्त रूप दिया जाता है। जनता, विशेषकर युवा वर्ग, सड़कों पर आकर प्रदर्शन करती है। इस प्रदर्शन का कोई नेता नहीं होता। सत्ता परिवर्तित होती है, अमेरिका को उस सत्ता से होने वाले नुकसान से निजात मिलती है, प्रदर्शन ठंडे पड़ जाते हैं, और फिर उस देश में कोई अन्य अधिनायक सत्ता यानी कि अथॉरिटेरियन रेजिम हावी हो जाती है। ट्यूनीशिया में आरंभ हुए इस रिवॉल्यूशन का नाम था जैस्मिन रिवॉल्यूशन। ईरान की स्थिति कम से कम इस समय बहुत कुछ वैसी ही दिखती है। जहां तक ईरान में राजनीतिक विकल्प की बात है, तो यह आज के ईरानी तंत्र में असंभव दिखता है। ईरान में एक संसद है और उस संसद से एक राष्ट्रपति चुना जाता है, किंतु ईरान में एक गार्डियन काउंसिल है जिसे सर्वोच्च नेता नियुक्त करते हैं। लोकप्रिय वोट कोई भी जीते, गार्डियन काउंसिल के पास शक्ति है कि जीतने वाले उम्मीदवार को अवैध घोषित कर दे। 2024 के चुनाव में यह स्पष्ट दिखता है, जब लगभग 55% से अधिक मतों को जीतने वाले धड़े के पास 290 सदस्यों की संसद में मात्र 43 सीटें हैं, और मात्र 45% मत पाने वाले धड़े के पास कुल 198 सीटें हैं। इसलिए लोकप्रिय वोट किसी के भी पास हो, राष्ट्रपति वही बनता है जिसका अनुमोदन या चयन स्वयं खामेनेई करते हैं।
ईरान के आधुनिक इतिहास की कहानी एक उदाहरण है कि क्या होता है जब कोई स्वतंत्र देश अपनी संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी को विदेशियों के हाथ में दे देता है। ईरान कभी भी औपनिवेशिक शक्तियों के अधीन तो नहीं रहा, किंतु उसके शासकों की अदूरदर्शिता के कारण ब्रिटेन और रूस जैसी शक्तियों के प्रभाव में वह आ गया और अंततः वही उसके आज के अस्थिर वर्तमान का कारण बना। आमतौर पर हम समझते हैं कि ईरान में तेल का खेल चलता है और इसीलिए पश्चिमी शक्तियां वहां अपने हित बचाए रखने में लगी रहती हैं, किंतु ईरान में तेल से भी पहले ब्रिटिश आधमके थे और तब बात तंबाकू की थी। 1890 में ईरान के तत्कालीन शाह, जो कजार वंश के थे, ने ब्रिटेन के मेजर GF टैलबॉट को ईरान के तंबाकू का पूरा ठेका दे दिया। ईरान के तंबाकू की उस समय दूसरे देशों में मांग थी और ब्रिटेन ने शाह को तत्कालीन मूल्यों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पैसा ऑफर किया, किंतु सारे तंबाकू उत्पादक और व्यापारी इससे नाराज हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। 1892 में यह ठेका रद्द कर दिया गया। हालांकि ब्रिटिश ने काफ़ी अधिक क्षतिपूर्ति की मांग की, जिसके कारण कजार शाह को रूस से कर्ज लेना पड़ा। इस प्रकार एक स्वतंत्र देश ने अपनी संप्रभुता को दो अन्य देशों के हाथ में सौंप दिया। मात्र 10 वर्ष बीतते बीतते ईरान के नए शाह ने फिर वही गलती की। ब्रिटेन के एक व्यापारी को अपने देश में तेल की खोज करने का ठेका दे दिया। तेल मिलने में कुछ वर्ष लगे और 1909 में एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी बनी, जो बाद में चलकर ब्रिटिश पेट्रोलियम और अब BP कहलाती है। ब्रिटेन को ईरान से मिलने वाले तेल से दोनों ही विश्व युद्धों में फायदा मिला, किंतु जब ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति, जो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए थे, जिनका नाम था मोहम्मद मोसाद्देक, ने 1953 में तेल कुओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया, तब पश्चिम बिलबिला उठा। तुरंत ही CIA और MI6 ने मिलकर वहां की सरकार का तख्ता पलट करवा दिया और इस कार्य में कथित तौर पर BBC का भी प्रयोग किया गया। अंततः 2 वर्ष बाद शाह पहलावी की सरकार वहां बनी और तेल को लेकर एक फायदेमंद सौदा हुआ 25 वर्षों के लिए। किंतु पहलावी ने उसके बाद अपने विरोधियों को दबाने के लिए दमनकारी नीतियां अपनाई, जिसमें खुफिया पुलिस के जरिए अपने विरोधियों की हत्या आदि शामिल था। इससे असंतोष बढ़ा और अंततः 1979 में इस्लामी आंदोलन हुआ, जो सफल रहा। आज उन्हीं के वंशज यानी शाह पहलावी के वंशज अली रजा पहलावी सत्ता में फिर से वापसी का प्रयास करते दिख रहे हैं। ईरान के बारे में 2 बातें और महत्वपूर्ण हैं। ईरान पहले पर्शिया कहलाता था और आज भी ईरान की जनगणना में 3 मुख्य पहचानें हैं: पर्शियन, अजरबैजानी और कुर्द। दूसरी ओर ईरान के नाम को आर्यों से भी जोड़ा जाता है। कहते हैं कि ईरान का सीधा अर्थ होता है आर्यों की संस्कृति। इसका अर्थ यह हुआ कि ईरान में अभी भी प्राचीन संस्कृति की स्मृति बनी हुई है। क्या इस आधार पर हम ईरान में इस बार के प्रदर्शनों के दौरान मस्जिदों पर हुए हमलों को इस्लाम के विरुद्ध जनचेतना मान सकते हैं? मात्र तेहरान में ही लगभग 60 से अधिक मस्जिदों को आग के हवाले किया गया। हालांकि यह भी जानना उचित होगा कि ईरान में लगभग 75,000 मस्जिदें हैं, जिनमें से करीब 2/3 प्रयोग में ही नहीं लाई जाती। दूसरी बात यह कि ये मस्जिदें वहाँ की मोरल पुलिस यानी कि बसीज के मुख्यालयों के तौर पर कार्य करती हैं। अतः मस्जिदों पर हो रहे हमलों को इस्लाम मात्र के विरोध में नहीं, वरन दमनकारी बसीज और शरिया आधारित सरकार के विरुद्ध अपने क्रोध को जाहिर करने के जरिए के रूप में देखा जा रहा है। यानी यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ के लोग इस्लाम के ही विरुद्ध हो गए हैं, हालांकि वे सभी दमनकारी सरकार से निजात पाने की बात करते हैं। यह बात भी सही है कि जब शाह पहलावी सत्ता में थे, तब उन्होंने ईरान में पश्चिम प्रेरित जीवन पद्धति को आगे बढ़ाया। विशेषकर स्त्रियों को लेकर काफ़ी अधिक स्वतंत्रता थी। वे स्वतंत्र रूप से सार्वजनिक स्थलों पर कार्य भी कर सकती थीं। खामेनेई के समर्थक शाह की सत्ता से नाराज थे क्योंकि वे उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। फिर भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहाँ के लोगों ने इस्लाम के विरुद्ध ही कोई आंदोलन छेड़ा हो। इसलिए यदि स्त्रियों को वांछित स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए तो क्या यह संभव है कि ईरान में पुनः एक मॉडरेट इस्लाम का आरंभ हो जाए? उत्तर आने वाला कल ही बता पाएगा। भारतीयों और विशेषकर सनातनियों के लिए कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। यह तय है कि चाहे अमेरिका या पश्चिम के अन्य देश हों, वे कभी भी नहीं चाहेंगे कि भारत विकसित हो जाए, शक्तिमान हो जाए।
चीन भी नहीं चाहेगा। और अरब स्प्रिंग ना सही, उसी से मिलता जुलता मॉडल भारत में भी लागू करने का प्रयास होगा, बल्कि होता रहा है। भारत में स्थानीय मुद्दों की कमी तो कोई है नहीं। सांप्रदायिक समस्या है, लैंगिक समस्या है, यौनिकता से संबंधित प्रश्न है, पर्यावरण है, पूर्वोत्तर भारत के अपने ही मुद्दे हैं। एक प्रकार से पूरी थाल ही सजी है। और ऐसे में कई बार सरकार भी जाने अनजाने ऐसे निर्णय ले लेती है जिससे किसी वर्ग विशेष में असंतोष फैलता है। जब कोई एक दल लंबे समय से सत्ता में हो तो अक्सर सब कुछ अच्छा अच्छा है कि भावना पनप सकती है। इसलिए सरकार को भी चीज़ों को बारीकी से देखना होगा। साथ ही कई बार खींच में जनता को लगता है कि वर्तमान सत्ता को बदल देना चाहिए, किंतु उचित विकल्प के अभाव में यह एक घातक कदम होगा। बेहतर यह होगा कि जनता अपनी चुनी हुई सरकार से अधिक एंगेज करे और सही विषयों के सही परिप्रेक्ष्य को उनके सामने रखे। वरना पश्चिम के पैसों पर पलते हुए भारत में बैठे उनके गुर्गे किसी भी असंतोष को भुनाने का प्रयास करेंगे और देश में अराजकता और अस्थिरता लाने का प्रयास करेंगे। ईरान के घटनाक्रम आगे कैसे चलेंगे यह देखना होगा, लेकिन कहीं और हुई किसी चीज को देखते हुए अपने देश में सतर्क रहना एक परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है। नमस्ते।